नमस्कार। प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन का कोई भी फील्ड हो, चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, फिल्म हो, राजनीति हो, सब जगह अनेक तरह की चुनौतियां होती हैं, संघर्ष होते हैं, चैलेंजेस होती हैं। और यदि इन्हीं सबको किसी महिला को फेस करना हो तो जीवन की डगर और भी ज़्यादा कठिन हो जाती है, क्योंकि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं। उनके लिए हर एक तरह की सेफ्टी, सिक्योरिटी और बीच तरह की पारिवारिक बंधन भी होते हैं। और यदि हम इससे भी आगे बढ़कर बात करें ट्रांसजेंडर के लिए, तो उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। आज हम प्लस माइनस कार्यक्रम में आपको मिलवाएंगे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अप्सरा रेड्डी से, जो पहले अजय रेड्डी थी। लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के सफ़र पर। ट्रांसजेंडर अप्सरा रेड्डी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं। यह पहली बार है जब कांग्रेस ने किसी ट्रांसजेंडर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अप्सरा रेड्डी इस तरह के पद पर आने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर है। अप्सरा रेड्डी एक शख्सियत जिनका जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है। मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते हुए आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जहां तक पहुंचने में लोगों को सालों लग जाते हैं। कांग्रेस में आने से पहले अप्सरा ने कुछ दिन बीजेपी के सदस्य के तौर पर काम किया, पर बीजेपी से उनकी सोच नहीं मिल पाई, इसलिए उन्होंने जल्द ही बीजेपी से किनारा कर लिया। फिर उन्होंने जयललिता की पार्टी AIADMK ज्वाइन की। अप्सरा AIADMK की प्रवक्ता भी रही, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस से जल्द ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में जन्मी अप्सरा रेड्डी ने लड़के के तौर पर जन्म लिया था और उनका असली नाम अजय रेड्डी था। बाद में उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। अप्सरा रेड्डी ने थाईलैंड के येन ही अस्पताल में अपना लिंग परिवर्तन कराया। वो कॉलेज के समय से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं। उन्होंने ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए काम किया और साथ ही साथ पत्रकारिता भी की। पत्रकारिता के दौरान अप्सरा रेड्डी अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, माइकल शूमाकर, निकोलस केज जैसी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू ले चुकी हैं। अप्सरा की जिंदगी का सफर मुश्किल भरा रहा है। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है, लेकिन वे दिमाग से मजबूत रहीं और शांत रहीं और सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा, और आज वे बेहतर कर पा रही हैं। आज साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता आपको मिलवा रहे हैं देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अप्सरा रेड्डी से। अप्सरा जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप ट्रांसजेंडर बनी, पहले अजय रेड्डी थी, अब अप्सरा रेड्डी हो गई। ये विचार आपका कब और क्यों आया? छोटी उम्र से मुझे लड़की की तरह महसूस होने लगा था। आई फेल्ट एक मर्द के शरीर में, इसको जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। यू फील रॉन्ग इन दैट बॉडी। तो मैं बहुत छोटी उम्र में मेरे माता पिता को बताई थी। तब मुझे जेंडर काउंसलर के पास लेके गए थे, और जेंडर काउंसलर उसको तुरंत पता चल गया कि सिर्फ शारीरिक रूप से मैं बदलना नहीं चाहती, दिलो दिमाग से मैं लड़की की तरह ही सोचती थी और महसूस कर रही थी। तो आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स और हार्मोन स्टार्ट की थी बहुत छोटी उम्र में। हार्मोन से बहुत सारा बदलाव आता है। ईस्ट्रोजन ये करता है कि शारीरिक रूप से आपको जितना फेमिनाइज कर सकते हैं हार्मोन्स। सो मैंने 15-16 ईयर्स में मेरी हार्मोन स्टार्ट की थी काउंसलिंग के बाद, और ये सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन मैंने लिया लाइफ में। कोई रिग्रेट नहीं है। मैं छोटी उम्र से लड़की की तरह महसूस कर रही थी और बन गई पूरी लड़की। आपका लड़कों की तरफ अट्रैक्शन रहता था बचपन में? बचपन से मुझे ऑपोजिट सेक्स, मैं लड़की की तरह महसूस करती थी, तो ऑपोजिट सेक्स लड़कों में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा लगता था। लेकिन ये चीज़ भी कहना ज़रूरी है कि हमारी बदलाव किसी आदमी के निगाहों में अच्छे दिखने के लिए नहीं होती। वो खुद का बैटल होता है कि लड़की बनना है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अ मैन, लव के लिए नहीं, या ये सेक्सुअली कुछ चीज़ नहीं होती है। इट्स इंटरनल फीलिंग कि हमको लड़की बनना है, लड़की की तरह रहना है। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया या आपने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया होगा, तो लोगों ने मजाक उड़ाया होगा आपका? बहुत मजाक तो नहीं उड़ाए थे, लेकिन बहुत सारे सवाल पूछे थे मुझे। बिकॉज ट्रांसजेंडरों का यही इम्प्रेशन बना रहता है कि भीख मांगते हैं, डरा धमका के पैसे लेते हैं,
गाली गलौज बहुत ज़्यादा देते हैं। तो मुझे उनको समझाना पड़ा कि इसको सेफ़ तरीके से कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, दिमागी तौर पे सोच भी मेरी लड़की की तरह है। तो पेरेंट्स को कन्विंस की, उनको भी काउंसलिंग पे लेके गई थी। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग थे जिसने मम्मी पापा को बोला कि आप आ सकते हैं शादी में, इनको लेके मत आओ, कोई डॉक्टर के पास लेके जाओ और करंट शॉक देने से ठीक हो जाएंगे। तो बहुत हार्श चीज़ें, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत नफ़रत भरी चीज़ें बोला गया था। बट आई रियलाइज़ कि मेरे लिए भी एक अच्छा जगह होगा इस दुनिया में, और भगवान कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। तो आई फील मेन स्ट्रीमिंग में मैं बहुत ज़्यादा फोकस की थी, अच्छी पढ़ी, कॉलेज में अच्छा मार्क्स मिले, स्कूल में भी अच्छे मार्क्स मिले थे मुझे, और जहाँ पे भी मैंने काम के लिए अप्लाई किया काम भी मिल गया आसान से। और मेरे बॉसेस जो थे, पहले मैं जब लंदन में काम करने लगी थी BBC में, या जब इंडिया में आ गई, इंडियन एक्सप्रेस या डेक्कन क्रॉनिकल या हिंदू, जहाँ पे भी मैं काम करती थी ना, मेरे बॉसेस, वहाँ के MD, वहाँ के एडिटर इन चीफ बहुत सपोर्टिव थे मुझे। अगर स्टाफ के बीच में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता था, ये लोग मुझे सपोर्ट करते थे कि अप्सरा अच्छी लिखती है, अप्सरा अच्छी विचार रखती है, इसका राइटिंग बहुत अच्छा है। सो आई ऑलवेज गॉट गुड सपोर्ट एंड गुड मेंटर्स। सो आई फील अगर हम इंटेलिजेंट हैं, अगर हम किसी की बुराई नहीं चाहते, हम अच्छे करते हैं, ज़रूर दुनिया हमको एक्सेप्ट करेगी। अप्सरा, आपने एक ही जीवन में लड़के का आनंद भी ले लिया और लड़की का आनंद भी ले रहे हैं। लगभग आधा जीवन आपका लड़के का रहा, अजय का, और अब आधा जीवन आपका अप्सरा का बीत चुका है। दोनों में क्या 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 फ़र्क महसूस हुआ? आनंद मैं नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज जब मैं लड़का था बिल्कुल बहुत दुखी रहती थी, बिकॉज मैं लड़का रहना नहीं चाहती थी ना। तो आई ऑलवेज फेल्ट सुइसाइडल, आई फेल्ट रॉन्ग इन द मेल बॉडी, मुझे बहुत डिप्रेशन ज़्यादा होता था। लेकिन ऑफकोर्स मैंने अपने आप को खोज ली और अप्सरा बन गई, तो आई फील वेरी हैप्पी इन माई लाइफ एज अ वुमन। अच्छा, आजकल एक समाज में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कुछ लोगों में इस तरह के हार्मोनल चेंजेस तो होते हैं, लेकिन वो समाज में अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बताने में शर्माते हैं, और किसी ना किसी गलत फहमी के कारण से और उनकी शादी भी कर देते हैं। उसके बाद में फिर समस्या पैदा होनी शुरू होती है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करते हैं। आप इसमें आप ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप होमोसेक्सुअल या गे कम्युनिटी जो होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर ए पार्ट ऑफ हेट्रोसेक्सुअल सोसाइटी। तो मैं ये इसके बारे में मेरे कुछ राय है, आपको नापसंद भी लगे, बट बोलना ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर जो लड़की बनना चाहती है वो सिर्फ लड़कों से प्यार करती है और पूरी लड़की बन चुकी होती है। ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स ऑपरेशन कराते हैं और पूरी फीमेल बन चुके होते हैं, तो उनका संबंध हेट्रोसेक्सुअल मर्दों से ही होता है। और कई शादियां ऐसे भी हो चुकी है इन ट्रांसजेंडर वुमन और एक आदमी के बीच में। आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वो गे कम्युनिटी होती है। जो होमोसेक्सुअल होते हैं वो घर में बता नहीं पाते हैं, तो शादी के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन फिर से दूसरे आदमियों से संबंध रखते हैं। तो ना केवल पत्नी को धोखा दे रहे हैं, वो अपने गे पार्टनर को भी धोखा देते होते हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट रखूँगी कि आप हिम्मत बढ़ाओ, आप अगर शादी भी ना करो, सिंगल रह जाओ, बट डोंट गो एंड ब्रेक अ गर्ल्स फ्यूचर। बिकॉज अगर आप होमोसेक्सुअल हो, आप गे हो, और आप दो आदमियों के बीच में जो संबंध होता है वो बरकरार रखिए, लेकिन एक लड़की का ज़िंदगी मत खराब करो। ट्रांसजेंडर के साथ जुड़ी एक और बहुत बड़ी समस्या है जिससे समाज का हर व्यक्ति दुखी रहता है। अक्सर हम देखते हैं रेड लाइट क्रॉसिंग पर, ट्रेन में, या जब परिवार में कोई खुशी का प्रसंग होता है, कोई शादी हुई है, कोई बच्चा हुआ है, तो ट्रांसजेंडर ये आकर के और जिस तरह का व्यवहार करते हैं और जिस तरह की कई बार बददुआएं भी देते हैं, उसके कारण से बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपसे सहमत हूँ कि ट्रांसजेंडरों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जैसे मर्दों में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। आप ये चीज़ समझना चाहिए कि ट्रांसजेंडर जो काउंसलिंग लेते हैं, जो हार्मोन्स लेते हैं, जो स्टेप वो मेंटल काउंसलिंग के साथ जो बदलते हैं, वो पूरी लड़की बन सकते हैं। यहाँ पे ये इंडिया में मेडिसिन में क्या हो रहा है, एक बंदा 30 साल पे, 40 साल पे जाके बदल रहा है, जो बच्चे पैदा किया हो या किसी का फादर हो, ग्रैंडफादर हो, पता नहीं किसी सेक्सुअल रीज़न से या किसी कन्फ्यूजन के कारण वो लोग बदल रहे हैं। तो इनका तो विचारधारा लड़कियों की तरह नहीं हो सकती, शारीरिक रूप से बदल सकते हैं। इसीलिए आप अग्रेशन ज़्यादा होता है, क्रोधित व्यवहार ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा गाली गलौज देते हैं। तो आप जो रेड लाइट्स पे देखते हैं या रेलवे स्टेशनों में देखते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। जो उसमें फोर्स किए जाते हैं बिकॉज घर से उनको बाहर निकाल दिया जाए, तो उनको
अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो भूख के कारण वो भीख मांगते हैं। दूसरे लोग ये होते हैं जो एक्चुअली वो मैन की तरह थिंक करते हैं, पूरी लड़की नहीं बन चुके होते हैं। ये आसान तरीका है पैसे कमाने के लिए और अपने सेक्सुअल लाइफ को भी लिव करने के लिए। मेरा मैसेज, 2 मैसेज हैं। एक मेरी ट्रांसजेंडर बहनों को कि अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए, आपको शादी करना है, आपको बच्चों को अडॉप्ट करना है, एक घर में रहना चाहते हो, आपको भी आपका बिहेवियर बदलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं रह सकते कि ग्रुप में जाओ, शादियों में भीख मांगते रहो या किसी को श्राप दो। अगर आपको काम चाहिए, अभी काम देने के लिए लोग तैयार हैं, नज़रिया बदल रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा। दूसरी बात मैं समाज के सामने रखना चाहती हूँ कि अगर आप हर किसी आदमी का डिफेक्ट देखते रहोगे या डिसएडवांटेज देखते रहोगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर व्यक्ति को आप ह्यूमन राइट्स की निगाह से, डिग्निटी की निगाह से अगर देखेंगे, हम साथ जी सकते हैं, प्यार से जी सकते हैं, आदर से जी सकते हैं। और अब तो ट्रांसजेंडर महामंडलेश्वर भी बनने शुरू हो गया। अभी पिछले दिनों कुंभ में हमने वो लक्ष्मी को मिले थे और महामंडलेश्वर है, और बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर्स धर्म के क्षेत्र में भी आ गए। लक्ष्मी त्रिपाठी जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। वो अपने आप को हिजड़ा मानती है, वो ट्रांसजेंडर नहीं बोलती अपने आप को भी। सो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर ही एक और ये होती है हिजड़े का कम्युनिटी। वो ट्रांसजेंडर से अलग होते हैं। ट्रांससेक्सुअल वो व्यक्ति होते हैं जो साधारण मामूली लड़का या लड़की मेडिसिन के हार्मोन से, सर्जरी से पूरी लड़की बन जाती है या पूरा लड़का बन जाता है। लड़की पूरा लड़का बन सकता है या लड़का पूरी लड़की बन सकती है, वो ट्रांससेक्सुअल ट्रांसजेंडर होते हैं। लक्ष्मी जी जो कि नर्स को रिप्रेजेंट करती है, हिजड़ा बोलती है, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे सर्जरी कर चुके होंगे, वो कपड़े वैसे पहनते होंगे या विचारदार लड़कियों की तरह रखते होंगे, बट हिजड़ा का कम्युनिटी थोड़ा अलग होता है। जो जिस ट्रांसजेंडर की आप बात करें जिसमें सेक्स चेंज हुआ है, उसमें हार्मोनल चेंज भी आ जाएंगे। हार्मोनल चेंज ऐसी आती है, हमको हार्मोन्स लेना पड़ता है, बिकॉज लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है, वो टेस्टोस्टेरोन निकालने के लिए ईस्ट्रोजन लेना पड़ता है। 4-5 साल लेने के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसके बाद सर्जरी करा सकते हैं। उसके बाद उसी तरह की उसकी मानसिकता भी बदलनी शुरू हो जाती है। पहले से मानसिकता ऐसी होनी चाहिए हार्मोन शुरू करने से पहले, नहीं तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर आप लड़कों की तरह सोचते हो और एक लड़की की तरह बॉडी बन गई, आप निभा नहीं सकते, लड़की की ज़िंदगी आप जी नहीं सकते। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, आप काउंसलिंग पे जाओ। आप 24 आवर्स लड़की की तरह रह सकती है। इसलिए बहुत सारे लोग ना, सुबह आप देखेंगे उनको आदमी के रूप में होंगे, रात को वो कपड़े, लड़की की कपड़े पहनते हैं। वो गलत बात नहीं है, उनका लाइफ है, लेकिन उनको हम पूरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है उनमें। तो आई फील टू बी अ ट्रांसजेंडर वुमन, you have to go through counseling, you have to go through surgery fully, or you remain somebody who is a pre-op बोलते हैं उनको, pre-operation transgenders। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे समुदाय में। तो जब ये ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद में, जैसे आपने कराया, अब आप एक नॉर्मल लेडी की तरह से हैं। हाँ, हमारी आप उसी तरह के वैवाहिक आनंद भी ले सकते हैं, उसी तरह से हर तरह से आपका जीवन सामान्य है। 100% पूरी तरह वुमेन की तरह भी हमारी बायोलॉजी और एनाटॉमी होती है। सिर्फ ये डिसएडवांटेज है कि हमारा यूट्रस नहीं होता है, तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अप्सरा जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि अभी तक आपका जीवन एक अलग तरह का था, अब आप राजनीति में आ गई हैं। राजनीति में भी आपने अलग अलग तरह के अनुभव लिए। आपने अच्छी भली जर्नलिस्ट की लाइफ को छोड़ करके राजनीति में क्यों आई? जब जर्नलिस्ट थी, जिस तरह की कहानियाँ मैं लिखती थी, स्टोरीज़ लिखती थी, जिस तरह की स्टोरीज़ कवर करती थी, वो पब्लिक इंटरेस्ट के थे। इराक वॉर कवर कर चुकी हूँ मैं, सुनामी कवर कर चुकी हूँ, फॉरेस्ट में जाके एक फॉरेस्ट ब्रिगेंड जो वीरप्पन जी की वाइफ को मिली हूँ। तो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ बहुत सारा कर चुकी हूँ। जर्नलिज्म से थोड़ी सी कैंपेनिंग हो सकती है, थोड़ी सी बदलाव ला सकते हैं, लोगों का दिमाग थोड़ा सा खोल सकते हैं। सो पॉलिसी लेवल पे या लोगों की लिए स्कीम्स लाना है या कुछ बदलाव लाना है, आई थिंक पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो मैं सोच रही थी, अगर मैं एक इंडिया की एक नागरिक हूँ, एक सिटीज़न हूँ, टैक्स पेइंग सिटीज़न हूँ, गवर्नमेंट, एजुकेशन, इंडस्ट्री सब मुझे अफेक्ट करते हैं, तो सिर्फ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट नहीं रहना चाहती थी और सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं रहना चाहती थी। एक सेकंड, आपने वर्ड यूज किया ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट। इसका मतलब ये कि आप ट्रांसजेंडर के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहती थी? ऑफ कोर्स, मैं ट्रांसजेंडर, मेरा लाइफ ही ट्रांसजेंडर के लिए एक मैसेज है। जिस तरह से मैं मेन स्ट्रीमिंग कर चुकी हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मैं कोई रिच फैमिली से नहीं आती हूँ,
मैं एक स्टेप बाय स्टेप में आई हूँ। तो मेरा लाइफ ही, मेरा जीवन ही मैसेज है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, और जिस मुद्दे पे आवाज़ उठाना था मैं उठाती रही हूँ। आप LGBT के लिए या होमोसेक्सुअल के लिए आप एक मैसेज देना चाहती हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो आप अपना सेक्स चेंज कराएं? नहीं, मैं आप के मन में जो विचार है, आप अगर पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, फॉलो योर ड्रीम्स, मैं यही कहूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सर्जरी कराओ या ना कराओ। आप अगर 100% हैप्पीनेस आपको जीवन में मिल सकता है एक चीज़ करने से, उनको क्यों ना करें। फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम्स। लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन आपको कन्विंस करना पड़ेगा। घर से भाग के करना बहुत आसान है, घर में रह के करना बहुत मुश्किल है। मैंने घर में रह के कन्विंस करके बहुत सारी मुश्किल प्रश्नों को सवाल ढूंढ के देख के मैं आई हूँ। आई थिंक इट्स ईजी टू से मैं ऐसी ही रहूँगी, मैं घर से चली जाऊँगी, लेकिन घर में रह के करना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज फैमिली भी आपके साथ जुड़ी रहती होती है और आपको रेस्पेक्ट भी सोसाइटी से ज़्यादा मिलता है। अभी भी आपको आपके परिवार के सभी सदस्य उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे? माई मॉम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मेरी माता जी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनको सब पता होता है, मैं सब कुछ उनके साथ डिस्कस करती हूँ। मेरी पूरी फैमिली, चाहे मेरे अंकल्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, मैं कज़न्स, सब लोग बहुत सपोर्टिव है, और मैं फैमिली के साथ ही रहती हूँ। तो दैट इज़ अ गुड रिलेशनशिप। बट आपका प्रश्न ये था कि जर्नलिस्ट से पॉलिटिक्स क्यों? आई वांटेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन पॉलिसी लेवल। तो मुझे लगा कि एक टैक्स पेइंग सिटीजन होने के नाते वाई शुड आई नॉट बी अ पार्ट ऑफ लार्जर पॉलिसी, इसीलिए पॉलिटिक्स। पहले बीजेपी में मुझे अवार्ड मिला था तमिलनाडु में, और अमित शाह जी को भी मिली थी। वो लोग मुझे ऑफ़र किए थे वुमेन विंग ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी। सिर्फ वो अवार्ड लेने के बाद मैं बीजेपी से डिसोसिएट हो गई थी। मुझे उनका विचारधारा अच्छा नहीं लगा। तो विचारधारा का कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा? मुझे बोल रहे थे कि अगर आप मीडिया में बाइट देंगे सिर्फ ट्रांसजेंडर के बारे में बोलना, अगर आप मीडिया में जाएंगे सिर्फ आपकी कम्युनिटी के बारे में बोलना। मुझे लग रहा था कि मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी काम कर चुकी हूँ, मेरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, मुझे आप इसमें क्यों इतना नैरो ये दे रहे हो मुझे। तो मैं बाहर आ गई थी। तब मुझे जयललिता जी के ऑफिस से कॉल आया था कि आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारी पार्टी के लिए बनो। तो जयललिता जी तो सबको पसंद है, वो एक डायनामिक वुमन है। तो जब तक मैडम रही थी, मैं AIADMK की नेशनल स्पोक्स पर्सन थी। उसके बाद मैं फिर से जर्नलिज्म डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की थी, एक जहाँ पे तिहाड़ जेल जो होता है साउथ इंडिया में, पुरल जेल है, सबसे नोटोरियस जेल वो है। वहाँ पे राजीव गांधी के, ये पेर अरीवालन जिसने बम बनाई थी राजीव गांधी के असैसिनेशन के लिए, वो भी अंदर है। तो उनके बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो उसके कारण मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी कोलकाता में। तो कोलकाता में मुझे सुष्मिता देव जी, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट, मिली थी और बोल रही थी आप कांग्रेस क्यों ना ज्वाइन करें। तो राहुल गांधी जी से मिलाई थी, और राहुल गांधी जी ने मुझे एक ही चीज़ बोले थे कि जेंडर इज़ नॉट एन इशू, आपका जेंडर, आपका सेक्सुअलिटी कोई इशू नहीं है। लोगों की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी टैलेंट्स बहुत मायने रखते हैं। आप ज़रूर कांग्रेस में आप राष्ट्रीय महासचिव बन सकते हैं महिला कांग्रेस के। तो इसीलिए आई ज्वाइन कांग्रेस। राहुल जी ने आपको राष्ट्रीय महासचिव का पद ऑफर कर दिया और आपने ज्वाइन कर ली कांग्रेस। आपको लगता है कि आज के देश के सिनेरियो में, जिस तरह का देश का वातावरण बना हुआ है, देश जिस डायरेक्शन में जा रहा है और वोटर्स की जिस तरह की लाइकिंग है, आपको लगता है राहुल गांधी देश की नैया पार लगा देंगे? डेफिनेटली। अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए सिर्फ 23 डेज बचे हैं। ज़रूर बदलाव आएगा। लोगों को अभी ये क्या बोलते हैं, ये रिलीजियस डिवाइड, ये अभी प्रूव करना पड़ रहा है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन अभी जिस माहौल, जिस तरह से नैरेटिव चल रहा है हमारी कंट्री में, अभी प्रूव करना पड़ रहा है कि आई एम अ बेटर हिंदू। कौन वंदे मातरम ठीक तरह से बोलता है? एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, करप्शन, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। वंदे मातरम बोलना तो कोई धर्म का हिस्सा नहीं है, वो तो राष्ट्रीयता की बात है। नहीं, लेकिन बीजेपी पॉलिटिशियंस जब टीवी पे आते हैं वही बोलते हैं ना, आप इंडियन तभी हो जब आप वंदे मातरम बोलते हो, या वंदे मातरम हम अपनी भारत माता की वंदना करें। Of course, what I am saying is, politics in this country should be about education, about less of corruption, women's empowerment, stopping child rape. आप करप्शन को अगर मुद्दा बना करके चलेंगे और फिर कांग्रेस में रह करके अगर आप करप्शन की बात करेंगे, दोनों तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। 2G, 3G, 4G, कोल स्कैन, 2G का तो अभी जजमेंट आ गया कि कुछ there was no proof that it was a corrupt thing. Kanimuri and Raja have been acquitted. So 2G की बात नहीं कर सकते इसके बारे में।
और जो भी स्कैम्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, आई थिंक कांग्रेस हैज़ बीन kind of these are foisted cases, and those cases whichever that have been spoken about by you, the larger scams you have to talk about like Rafael, I think Congress you cannot associate Rahul Gandhi with any of those corruption cases. Rahul Gandhi ji का उसमें कुछ हिस्सा नहीं है. Rahul Gandhi is not a corrupt leader. He represents the aspirations of the youth of this राहुल country. जी का हिस्सा नहीं है, राहुल जी उनसे एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो बाकी लोग एसोसिएट रहे, कांग्रेस एक जो सिंबल बन गई करप्शन का, उसके होते हुए भी आपने कांग्रेस ज्वाइन की? I don't think Congress is a symbol of correction. वो आपका पर्सपेक्टिव है. I think people in this country look at Congress is the future of this country, and I think it represents youth of this country. It represents women of this country. सिर्फ एक चिल्लाती हुई रक्षा मंत्री होने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता है. तो ये टोकनिज्म लोग अभी देख सकते हैं बीजेपी में. इट्स ब्लेटेंट कि वो वुमेन को रेस्पेक्ट नहीं करते, दलित को रेस्पेक्ट नहीं करते. चाइल्ड रेप्स इतनी बढ़ गई है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है कि सूली पे चढ़ा दिया, चाइल्ड रेप में डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट कर चुके हैं, लेकिन वो सब झूठ है. एक भी चाइल्ड रेपिस्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया हमारे कंट्री में, और ज़्यादातर बढ़ रहे हैं. चाइल्ड के अगेंस्ट बलात्कार बढ़ रहे हैं कंट्री में. सो आई थिंक दीज आर द इशूज़ दैट द कंट्री इज़ फेसिंग. चाइल्ड रेप, वुमेन्स रेप, वुमेन को सेफ्टी नहीं है. और जहाँ पे भी ये कश्मीरी स्टूडेंट्स का अटैक हुआ है, इंडियंस के बीच में ही डिविजन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस गवर्नमेंट में. सो आई थिंक पीपल डेफिनेटली वांट चेंज, एंड कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ द फ्यूचर. अब जबकि लगभग आधे इलेक्शन हो चुके हैं और आधे बाकी हैं, आपको क्या लगता है किस तरह के रिजल्ट आने वाले हैं? जैसे मैं बोली थी, 23 डेज़ के बाद ज़रूर प्रधानमंत्री बदलेगा इस देश का. आपको लगता है कांग्रेस मेजोरिटी में आ जाएगी? आई थिंक जो भी योजना नरेंद्र मोदी बना रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन लोगों ने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री हटाओ योजना हम ज़रूर बनाएंगे और करेंगे. बिकॉज पीपल डू नॉट वांट लाइक अ टेरर अक्यूज्ड लाइक प्रज्ञा ठाकुर एज अ कैंडिडेट. पीपल डू नॉट वांट 4 टाइम्स ज़्यादा वुमेन रेप और चाइल्ड रेप हो रहे हैं कंट्री में. जॉबलेसनेस, मोदी जी ने वादा दिया था कि 1 साल में 2 करोड़ जॉब्स हम करा देंगे. अगर आप स्टेटिस्टिकली देखेंगे 7.4% हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 45 ईयर्स में हाईएस्ट. और 2018 में 1 साल में ही 1.5 करोड़ की जॉब लॉस हुई है और 8.8 मिलियन वुमेन की जॉब लॉस हुई है. तो आई फील दीज आर इश्यूज. बेरोजगारी बहुत बढ़ चुका है. फार्मर्स 2 साल से तमिलनाडु से दिल्ली में हैं प्रधानमंत्री को मिलने के लिए, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती. लेकिन प्रियंका चोपड़ा की शादी में तो पहुंच जाते हैं, विराट कोहली की फिटनेस चैलेंज ले लेते हैं. तो प्रायोरिटीज ऑफ दिस गवर्नमेंट आर नॉट द फार्मर्स, नॉट द वुमेन. आपने प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया अभी, और उन्होंने करकरे के बारे में जो कुछ कहा, ये बहुत बुरी चीज़ है. आई थिंक हमारे लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करते हैं, बहुत सारा फैमिली सैक्रिफाइस होता है. बहुत सारे फैमिलीज़ को छोड़ के वो ड्यूटी पे आ जाते हैं. उनके भी बच्चे हैं, उनके भी फैमिलीज़ हैं. तो उसको इस तरह से मजाक उड़ाना, उनका सैक्रिफाइस को, उनके कमिटमेंट को, आई थिंक इज़ वेरी रॉन्ग. आई थिंक सारे पुलिस फैमिलीज विल वोट अगेंस्ट द बीजेपी ऑल्सो, बिकॉज हेमंत करकरे इज़ अ नेशनल हीरो. और उनको प्रज्ञा ठाकुर जो 9 साल जेल में रह के आई है, वो उनके बारे में बोलने के लिए उनका कोई हक नहीं बनता. लेकिन आप अगर प्रज्ञा ठाकुर की मानसिकता की दृष्टि से देखें, जिस लड़की को बेल्ट से मारा गया हो, उसकी स्पाइन तोड़ दी गई हो, उसको नंगा लटका दिया गया हो और उसको तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश ना हो जाए, वो लेडी ऐसे पुलिस ऑफिसर के लिए क्या नहीं कहेगी? इसका क्या प्रूफ है जो आप बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं जो भी हुआ है प्रज्ञा ठाकुर के साथ, क्या प्रूफ है उसका? कोई भी कुछ भी बोल सकती है. उसका मेडिकल चेकअप हुआ, उसकी स्पाइन तोड़ दी गई है, और वो उसी दौरान टूटी है जिस दौरान वो उनकी पुलिस की यातनाएं सह रही थी. बट देयर इज नो प्रूफ दैट वाज पुलिस एट्रॉसिटी. इसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज इसका प्रूफ नहीं है. अगर वो मेडिकल रीज़न के लिए बाहर आ चुकी है, उसका परोल मिला है, मेडिकल बेल मिला है मेडिकल रीजन के लिए, चुनाव क्यों लड़ रही है? रेस्ट लेना चाहिए उनको. तो प्रज्ञा ठाकुर के बारे में हम इस अच्छे मंच पे बात करना भी मैं फिजूल की बात समझती हूँ. अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर में एक सेक्सुअल हरेसमेंट का केस चला, और उस सारे में उन्होंने एक जो अपनी कमेटी बनाई और उसमें खुद ही वो उस कमेटी के मेंबर बन गए. और जिस तरह का आज हमारा कानून बना हुआ है कि एक सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर के कोई भी लेडी किसी पर आरोप लगा देती है और उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कहीं कोई चेंजेस की ज़रूरत है? आई फील एवरी कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है उस पोजीशन से हटना चाहिए. बिकॉज जब तक फेयर एंड इक्वल क्या बोलते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, ज़रूर महिलाओं का आवाज़ को सुनना पड़ेगा. और ज़्यादातर महिलाएं अभी हिम्मत के साथ आ रही है इस चीज़ों में बात करने के लिए.
जैसे MJ अकबर की इशू में। आई फील वी शुड सपोर्ट द वॉइस ऑफ द वुमेन। और अभी लेकिन महिलाओं के ऊपर तो किस तरह के कमेंट्स आते हैं? आप आजम खान का अगर बयान सुने जो उन्होंने जयप्रदा के लिए कहा, या बाकी भी जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप इस समय राजनीति में लग रहे हैं, बिल्कुल निम्न स्तर पर और घटिया स्तर पर आ गए हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज लोग जब एक औरत के बारे में बात करते हैं, उनके शरीर के बारे में बात कर सकते हैं, उनके बच्चे के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी सुंदरता के बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन जब एक आदमी को, एक मेल पॉलिटिशियन को, एक नेता को अटैक करते हैं सिर्फ मुद्दों के ऊपर या करप्शन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जब औरत की बात आती है, या प्रियंका गांधी की हो या जयप्रदा जी की हो, किसी फीमेल पॉलिटिशियन, बहुत ही लो कमेंट्स होते हैं। एंड आई फील इट शुड बी कंडेम्ड बाय द पार्टी लीडर्स, स्पेशली जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कुछ प्रियंका गांधी के बारे में बोले थे, या नारायण झा बिहार के मिनिस्टर कुछ बोले थे। आई फील एक औरत को सिर्फ सुंदरता की नज़र से देखना बहुत गलत बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर जिस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी से बीजेपी चलती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं के लिए दरवाजे बंद हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट RSS? यस। नहीं, उनकी तो एक अलग से राष्ट्रीय सेविका समिति, एक संगठन सेविका बना हुआ है। समिति के बारे में कौन बात करता है? RSS ही इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड बीजेपी ना। वेयर डू यू सी राष्ट्रीय सेविका समिति वुमेन कमिंग आउट एंड शेपिंग पॉलिसी? इट्स द RSS men who are talking. सो जिससे ये लोग प्रभावित है, वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट है ही नहीं। तो आई फील दिस काइंड ऑफ कमेंट्स आर वेरी मच एक्सपेक्टेड, बट आई फील व्हेन अ वुमन इज टारगेटेड फॉर देयर ब्यूटी, इसको ज़रूर कंडेम करना चाहिए, उस लीडर को पब्लिक अपॉलॉजी देना चाहिए, नहीं तो उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। अभी इन दिनों में कई इस तरह के भी आरोप लगे कि जैसे EVM को लेकर के या बाकी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर, EVM टैम्परिंग तो बहुत सालों से, 2014 का भी ये एक इशू था, अभी भी वही हो रहा है। अब मैं टीवी में देख रही थी कहीं पे EVM में BSP का दबाव, तो BJP का सिंबल जल गया, तो ये रिपोर्टेड न्यूज़ है। तो आई थिंक इलेक्शन कमीशन शुड एक्चुअली वर्क इंडिपेंडेंटली। इलेक्शन कमीशन शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ द पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जिस तरह के मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेशंस चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशियों के कैंपेन्स में, जो कंप्लेंट दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, जैसे कि सुष्मिता देव कंप्लेंट दी थी और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा इलेक्शन कमीशन को कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। 10-20 दिन लग रहे हैं उनको कंप्लेंट रजिस्टर करके नोट करने में। अगर 7 फेज का इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब करने में क्या फ़ायदा? आई फील इलेक्शन कमीशन शुड शो मोर स्पाइन। बहुत बहुत धन्यवाद अप्सरा जी, आपने हमारे प्रश्नों के भी so जवाब much. दिए, और ख़ास तौर से हमारे दर्शकों को जिनको ट्रांसजेंडर के बारे में बहुत कम जानकारी है कि क्या होता है और कैसे होता है, उसके बारे में भी उनको जानकारी मिली होगी। आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। अगले सप्ताह प्लस माइनस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार। अब समय है इस हफ्ते के क्विज कॉन्टेस्ट का। इस बार का सवाल है, कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? 15 दिनों में दीजिए इस सवाल का जवाब। आप हमें SMS कर सकते हैं 7827038675 पर, या फिर अपने जवाब भेजें हमारी ईमेल ID info@sadhana.com पर। 25 लकी विजेताओं को 1 साल के लिए हम देंगे साधना पत्र मासिक पत्रिका की 1 साल की सदस्यता फ्री।